आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। बार बार एक ही सवाल कर रहा हूँ। आगे सब लोग। आज पता नहीं किसके बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी। हाँ, आज इकोनॉमी। आई होप कि सब आगे हैं। ठीक है, आज यार अपन 5 मिनट लेट हो गए थोड़ा। सो सॉरी फॉर द डिले, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो, आज है ना अपन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। अपनी वही सेम जो सेशन होता है, अपने 3 पर्पज़ होते हैं। सबसे पहला पीवाईक्यूज़ के बारे में डिस्कशन। पीवाईक्यूज़ के में क्या थीम्स चल रही हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, इस बारे में डिस्कस होगा। दूसरा है कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं 2024 के लिए। और तीसरा है कि आपको जो कुछ एमसीक्यूज़ लगाने होंगे तो वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे। मतलब कि एक तरीके से मैं सोर्सेज आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस सेशन का चौथा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा कि कुछ आपके जनरल डाउट्स हो सकते हैं तो उनके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। मोर और लेस सबको पता ही है कि सेशन जो रहेगा 45 to 50 मिनट्स के आसपास रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो अपना पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करने के लिए। अभी आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले देखो, इकोनॉमी में सबसे, अगर मुझसे पूछा जाए कि पीवाईक्यूज़ में क्या क्या चीज़ आती हैं और क्या क्या चीज़ 2024 के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इकोनॉमी के बेसिक्स। इकोनॉमी के बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए। बेसिक जो डेफिनेशंस होती हैं इकोनॉमी में वो डायरेक्ट यूपीएससी पूछ लेता है। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होते हैं, आप लिखते भी जाना है ना, सिर्फ यूँ नहीं कि बस बॉल बच्चन की तरह सुन रहे हो। कॉपी पेन लो हाथ में और उस पर कुछ नोट डाउन भी कर लेना। तो सबसे पहली जो थीम रहती है इकोनॉमी में वो होती है बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन के रिगार्डिंग यूपीएससी का वो काफ़ी फोकस रहता है। 2 मिनट। तो बेसिक डेफिनेशन जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कैपिटल एंड करंट अकाउंट उसके में उसके अंडर में आते हैं, तो वो क्या होते हैं। इनकी कन्वर्टिबिलिटी का कई बार मुद्दा उठता है, तो कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, ट्रेड अकाउंट क्या होता है ना, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो ये जो है, ये अपने एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस यूपीएससी पूछता है। दूसरी बेसिक डेफिनेशन पूछता है बजटिंग से रिलेटेड। बजट्स में जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। तो बजटिंग से रिलेटेड भी ये पूछता है। तीसरा है जीडीपी से रिलेटेड। जीडीपी क्या होती है, कौन रिलीज़ करता है, नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी से नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होते हैं, जीडीपी एट बेसिक प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें एक एक शामिल और कर सकते हो आप, पब्लिक डेट क्या होता है। पब्लिक डेट क्या होता है और पब्लिक डेट प्लस एक्सटर्नल डेट, है ना, इनमें क्या डिफरेंस है। हमारा जो फॉरेक्स है उसके अंडर में कौन कौन सी करेंसीज है, फॉरेक्स फॉरेक्स का ऑर्डर क्या होता है, फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स के अंडर में बहुत सारी करेंसीज आती हैं, कुछ गोल्ड भी आता है। तो उसमें कौन कौन सी हमारा रिज़र्व जो है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉरेन करेंसीज में का उसका कितना पोर्शन है। फॉरेन करेंसीज में भी आप डिवाइड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डॉलर, पौंड, येन, रेनमिनबी। तो इनमें भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो। और एक बेसिक डेफिनेशन का एक अगला पिलर होता है कि डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन, जैसे कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। कुछ रेशियो पूछता है यूपीएससी जो उसके फेवरेट होता है, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इनके बारे में काफ़ी यूपीएससी पूछता है। शायद 2021 में ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आया है। और मनी मल्टीप्लायर के ऊपर तो लगभग ये देख लो कि पिछले 10 सालों में 5 बार तो क्वेश्चन आ ही चुका है लगभग। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और कुछ रेशो जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है, ब्रॉड मनी और नैरो मनी में क्या डिफरेंस है, M1, M2, M0, M3, M4 ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में भी देख लेना। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, बहुत तरीके का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, साथ में कुछ कमर्शियल पेपर,
जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में बेसिक बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, है ना। और अगर कुछ इंडेक्स हैं या कुछ रेशियो है, कुछ रिपोर्ट्स है, तो इनके बारे में देख लेना इनको कौन रिलीज़ करता है। और तीसरा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम जीडीपी तो देख लेते हैं, हाँ भाई जीडीपी बेसिकली किसी भी एक देश के अंदर जो भी उसके डोमेस्टिक बाउंड्री है वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का एक तरीके का मार्केट प्राइस पर हम एग्रीगेट वैल्यू होता है। पर जीडीपी का यूज़, उसके इम्प्लीकेशंस इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, एक बारे में उसके बारे में भी देख लेना। तो जी सेक क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन वाली जो थीम है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक डेफिनेशन से हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगले साल भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। एक एक दो तो हो सकता है इन्हीं में से ही पूछ लें, और एक आधा हो सकता है कि जो मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ, या कहीं जो कुछ करंट में न्यूज़ हो वहाँ से आ सकता है। जैसे कि अभी न्यूज़ में वो चल रहा है विंडफॉल टैक्सेस, आप नोट कर लो, विंडफॉल टैक्सेस इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारी जो थीम 1 और थीम 2 है ना, पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2024, तो वो दोनों ही अभी साथ साथ चलेगी। आप उसी में से ही स्टार मार्किंग या बॉक्स में पैक कर लेना जो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि एक विंडफॉल टैक्सेस क्या होता है, कब लगाते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक विंडफॉल टैक्सेस और कार्बन टैक्स। ओके, ये दोनों नोट कर लो, दोनों ही 2024 के लिए 100% वाले क्वेश्चन है कि बिल्कुल मस्ट क्वेश्चन है कि आ ही सकता है, विंडफॉल टैक्सेस एंड कार्बन टैक्सेस। अब क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप क्या करोगे, अभी आज रात को ही ये प्रैक्टिस कर लेना। गूगल पे टाइप करना विंडफॉल टैक्सेस, न्यूज़ में क्यों है, कहाँ पर लगाते हैं, क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाते हैं, और उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, गवर्नमेंट क्यों लगा रही है, क्या ज़रूरत है विंडफॉल टैक्सेस की, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, क्या इन्फ्लेशन से कुछ रिलेशन है इसका, तो वो सब आप देख लेना। कार्बन टैक्स क्या होता है वो भी देख लेना। तो ये तो थीम थी हमारी बेसिक डेफिनेशंस के रिगार्डिंग। दूसरी थीम हमारी जो होगी वो होगी बैंकिंग से रिलेटेड। सबको पता है बैंकिंग के भी एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, नाबार्ड होता है, तो इन सब के बारे में बेसिक डेफिनेशन देख लेना। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, लीड बैंक क्या होता है, इनके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो इनके बेसिक डेफिनेशन प्लस इनको रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जनरली बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेशन जो होता है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। पर यह भी हो सकता है कि कुछ जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल एक्ट बनाया गया हो, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कि कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक है वो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है तो उसके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, तो ये सब पता होना चाहिए। इसका इनको सीआरआर कितना रखना पड़ता है, इनको एसएलआर कितना रखना पड़ता है, जी सेक का इसमें क्या रोल होता है, ये देख लेना। और इस बार देखो, सबको पता है कि पेटीएम बहुत न्यूज़ में है, और पेटीएम इज़ ए पेमेंट बैंक, तो आप ये देख लेना कि पेमेंट बैंक जो है ना, वो इस बार जो टाइप ऑफ बैंकिंग है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेमेंट बैंक के ऊपर। पेमेंट बैंक क्या होते हैं, क्या ये लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो कितने तक का करते हैं, ये सब बेसिक जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आप देख लेना। साथ ही में बैंकिंग के बारे में दूसरे डायमेंशन पे बात करते हैं। सबको पता है कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, जो बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर भी है, आरबीआई। आरबीआई से डेडिकेटेड इस साल एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो आएगा तो एक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन वो किस टाइप से आ सकता है कि रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, रोल आ सकता है आरबीआई का। 2021 में भी पूछा गया, इस बार भी पूछ सकते हैं। साथ में या तो ये आ सकता है, दूसरा वो कुछ इंडेक्सेस और कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, तो वो देख लो कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स वो रिलीज़ कर रहा है। 4-5 रिपोर्ट्स हैं, रट लो। आरबीआई जो है था कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है याद कर लो। साथ में आरबीआई के फंक्शंस क्या है, आरबीआई की क्या पावर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बैंकिंग को कैसे रेगुलेट करता है, वो सब भी देख लेना। तो ये तो बात हो गई अपने डोमेस्टिक स्पेयर की। अब बात आती है इंटरनेशनल लेवल की। इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एआईबी, एडीबी हो गया अपना, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो गया, तो ये भी देख लेना, इनके बारे में भी देख लेना। आधे पेज के नोट्स आपको हर बैंकिंग के ऊपर होने चाहिए, पहला। अब इसके बारे में भी क्या पता होना चाहिए
कि कहते किसको, पहला तो ये। दूसरा यानी कि इनका कुछ डेफिनेशंस, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है वो देख लेना। दूसरा इनकी लिमिट कितनी है, मतलब इनका जो मेन कह सकते हैं हम, फंड कितने तक का फंड, कितने तक की वैल्यूएशन जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं एज ए लोन, ये देख लेना। दूसरा क्या इंडिया मेंबर है या नहीं है, ये भी देख लेना। ठीक है, तो ये 3-4 एस्पेक्ट आप अच्छे से देख लेना। और तीसरा डायमेंशन आप बैंकिंग में ही एक निकल के आता है, वो है कि बैंकिंग के कोर वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एसेट्स क्या है, बैंकिंग लाइबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, ये सब देख लेना। एक फॉरेक्स पे भी सवाल बन सकता है कि अभी फॉरेक्स के पे तो मैं बेसिक डेफिनेशन में बता ही दिया हूँ, पर फिर भी आप बैंकिंग से रिलेटेड भी आप फॉरेक्स देख लेना। फॉरेक्स में एक एक फैक्ट इस पे ऊपर इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आ सकता है कि इंडिया का जो फॉरेक्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फॉरेक्स है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है। और मोस्ट प्रोबेबली इसको यूपीएससी गलत ही देगा, है ना। यूपीएससी लिख सकता है कि इंडिया जो है वो टॉप 10 के बाहर है, जबकि इंडिया टॉप 10 के अंदर में है। और शायद अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, शायद टॉप 5 में है। तो ये भी आप देख लेना। तो यूपीएससी जनरली इस स्टेटमेंट को गलत ही देगा अगर देगा तो, क्योंकि यूपीएससी के आजकल ये थीम नई नई निकल के आ रही है कि वो ट्रेंड काफ़ी पूछ रहा है ना। रैंकिंग इस बार वो रैंकिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। फॉर एग्जांपल राइस प्रोडक्शन में इंडिया की क्या रैंकिंग है, जूट प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, इनकी रैंकिंग के बारे में भी थोड़ा, मतलब इस टाइप के सवाल पूछ रहा है यूपीएससी। तो हो सकता है कि इस बार फॉरेक्स की रैंकिंग के ऊपर यूपीएससी एक नया सवाल निकाल दे। तो दूसरी थीम भी हमारी कंप्लीट हो गई बैंकिंग। तीसरी थीम इनकी निकल के आती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में या तो ये कभी पूछ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की इन्फ्लेशंस क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है। या इनका दूसरा क्वेश्चन रहता है कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनके ऊपर एक सवाल रहता है इनका। तो कितने टाइप्स की होती है इन्फ्लेशन ये पता होना चाहिए, किस किस तरह की होती है ये भी पता होना चाहिए। और साथ में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, ट्रेड पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंपोर्ट कवर क्या होगा, एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। साथ में कुछ बैंकिंग रेट्स होती है, सीआरआर, एसएलआर के, इन पर भी कुछ फ़र्क पड़ता है। रेपो रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, लैंडिंग रेट, इंडिया का जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसको हम जीडीपी कहते हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर के लेवल पे क्या होगा, क्या कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक आइडिया आप रख लेना। और इन्फ्लेशन से जनरली इन्फ्लेशन और अभी जो एक नई थीम उभर के आ रही है जो 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन और कैपिटल मार्केट को मिक्स कर दो, है ना। तो यानी कि इन्फ्लेशन और बॉन्ड मार्केट को, तो क्या हो गया पूरा वो इन्फ्लेशन इंडेक्सेस बॉन्ड, इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है। तो ये जो नई थीम उभर के आ रही है ना, जहाँ पर दो सेगमेंट को मर्ज करना, उसके ऊपर भी आप बिल्कुल आप ध्यान रखना। चौथी हमारी थीम है कैपिटल मार्केट के ऊपर। कैपिटल मार्केट में वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बॉन्ड का डेफिनेशन, डिबेंचर, बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये सब पता कर लेना। और साथ में जो 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है वो है अपना सेबी इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। सेबी जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, और साथ में सेबी कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है, कौन कौन से इंडेक्सेस रिपोर्ट करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई सबको पता है इंपॉर्टेंट थीम है, नो डाउट इस साल के लिए भी आरबीआई रहेगा। पर जो नया जो थीम उभर रहा है वो आरबीआई से अब सेबी पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मनी मार्केट से हमारा ध्यान कैपिटल मार्केट की तरफ जा रहा है। अभी इंडिया का जो कैपिटल मार्केट, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, वो भी टॉप 10 के अंदर में है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा अपना सेबी का जो रोल है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस साल के लिए सेबी इम्पोर्टेंट है। पांचवी जो मेजर थीम होती है इनकी, वो होती है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इंडस्ट्रीज़ में भी डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ है, उनका क्या क्लासिफिकेशंस है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्सरी इंडस्ट्रीज, है ना। उस सेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, इनका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी आप अच्छे से देख लेना। और इंडस्ट्रीज से के रिगार्डिंग क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, पॉलिसी है तो उसके क्या क्या पर्पज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हमारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ के एम क्या है, कितने मिलियन जो है वो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हमारा टारगेट कितना है, 25% का हमारा टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये सब पता होना चाहिए, कितने तक का है वो भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, सबको पता है कि 8 जो अपनी मेजर इंडस्ट्रीज़ है, ट्रिपल सी फ्रेंड्स जो कि उनका एक तरीके से कोड नेम है।
तो वो आप देख लेना कि कोर इंडस्ट्रीज़ हम किसको कहते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये क्या होता है, ये भी आप बहुत अच्छे से देख लेना। तो इंडस्ट्रीज़ की थीम जो है वो यहाँ तक ही रहेगी। साथ में अब देखो इंडस्ट्रीज़ और ज्योग्राफी को मिक्स करके एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है नया, जो कि अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, समझ में आ गया। जैसे कि अगर आप आयरन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करो तो वो क्या है, वहाँ पर उसके जनरेशन में अगर हम आयरन का जनरेशन करते हैं तो बहुत सारा जो रॉ मटेरियल होता है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है, उसमें वेस्ट के जो अमाउंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हम इंडस्ट्रीज़ को वहाँ सेटअप करते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल लोकेशन हो गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम हो जाएगा 2024 के लिए। अगली थीम होगी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3-4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होता है। सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया लगाते हो तो आपकी इकोनॉमी को नेट 9 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो यानी कि इसका जो मनी मल्टीप्लायर है ये भी काफ़ी अच्छा है। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या होता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, ये भी आप अच्छे से देख लेना। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी 2 तरीके के होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार को किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सरकार को दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये कि इनके 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 बीच क्या डिफरेंस है ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना। अगली जो थीम है वो भी इम्पोर्टेंट थीम है। इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर रिलेटिवली लेस इम्पोर्टेंट, बट अगली जो थीम है इसके ऊपर डेडिकेटेडली 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। जो हमारी 7वीं थीम है वो है हमारी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर डेडिकेटेडली यूपीएससी 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। और उसके अगर इकोनॉमिक्स वाइज बात करें, क्योंकि एक आध जो होगा वो प्योर ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है मे बी एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछ लें। अब एक जो वो पूछेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन जो पूछेंगे वो पूछेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। तो इस एग्रीकल्चर की बात हमने ज्योग्राफी में भी की थी। एग्रीकल्चर उस टाइम भी मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर की बात अपन इकोनॉमी में भी करेंगे। तो अब आज इकोनॉमी का दिन है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी में क्या चीज़ें पूछ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कुछ एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है वो होता है डिफरेंट टाइप के प्राइसेस। फॉर एग्जांपल एमएसपी क्या है, एफआरपी क्या है। एमएसपी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। एफआरपी क्या होता है, साथ में जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट इंडिया जो है वो कुछ कमोडिटीज़ का इंपोर्ट भी करता है। कौन कौन सी कमोडिटीज़ का इंडिया, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो कौन कौन सी कमोडिटीज़ का इंडिया इंपोर्ट करता है, कौन सी कमोडिटीज़ इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, कहने का मतलब यही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमने 50 जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो $50 बिलियन प्लस है, तो जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी इस साल का एक हाई इम्पैक्ट एरिया वाला टॉपिक बन जाएगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ना, और प्लस एमएसपी। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ बॉडीज़ हैं जैसे कि अपीडा, ये आ सकता है। अपीडा हो गया, मपीडा हो गया, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना। और एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि प्रोडक्शन का ऑर्डर क्या है। देखो ऊपर नीचे एक आध स्टेटमेंट एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा कि एग्रीकल्चर कमोडिटी का इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है। जैसे कि टी में क्या रैंकिंग है इंडिया की, कॉफ़ी प्रोडक्शन में क्या रैंकिंग है, कॉटन प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन, मेज़ प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, इनका वर्ल्ड के लेवल पे इंडिया का क्या रैंकिंग है, प्लस एक्सपोर्ट के लेवल पे भी इंडिया की क्या रैंकिंग है ये देख लेना। अगर इंडिया जो है वो टॉप 3 में है तो याद रख लेना, वरना अगर टॉप 3 में नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देना। क्योंकि यूपीएससी ने फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक्स कमोडिटी है, उसकी इंडिया इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में रैंकिंग अगर 7th है तो वो वैसे भी रिलेटिवली इंडिया के हिसाब से भी लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें टॉप 3 में होगा वही रैंकिंग होगी। अगर यूपीएससी स्टेटमेंट डाल दे कि इसकी जो रैंकिंग है वो 10th है,
तो वो वैसे भी गलत होगा, क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है यूपीएससी उनके रिगार्डिंग जो डेटा देता है वो भी जनरली गलत ही देता है, 90% केसेस में वो गलत ही देगा। तो एक तो प्रोडक्शन का ऑर्डर आप देख लेना, टी का, कॉटन का, बहुत सारी जो अपने क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, आई रिपीट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, हर क्रॉप का लेके मत बैठ जाना, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स प्लस जो कुछ न्यूज़ में हो उसका भी देख लेना, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत देखना। साथ में कुछ बोर्ड्स इंटरनेशनल, अभी एग्रीकल्चर बोर्ड के रिगार्डिंग भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक आध क्वेश्चन बैठ सकता है यहाँ से भी। टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स हैं, तो इनके बारे में भी आप देख लेना। इनके बारे में ये देखना कि ये कहाँ पे है, दूसरा इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये हो गया। दूसरा ये देख लेना कि ये किस एक्ट के थ्रू बने हैं, क्या ये स्टेचुटरी बॉडी है या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो इस लेवल पे भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया एग्रीकल्चर बोर्ड्स के बारे में। अब कुछ जो होते हैं कि कह सकते हैं कि इन टॉपिक को आप छोड़ ही नहीं सकते हो, तो उन टॉपिक्स में कुछ है, जैसे कि एक तो बॉडीज़, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी बॉडीज़ हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की रहती है। कुछ बॉडीज़ का नाम मैं ले रहा हूँ और कुछ जो करंट में हो उनको आप अपडेट कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन क्या है, एनपीसीआई के ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन आ गया, डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ एनपीसीआई के ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन आ गया। अब देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है ये, और इस साल भी न्यूज़ में है, तो एनपीसीआई क्या है वो देख लो। साथ में कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, बैंकिंग में तो मैंने बता ही दिया, साथ में डब्ल्यूटीओ भी देख लेना। इसके अलावा कुछ हमारे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि लेबर ब्यूरो क्या है, तो क्या काम करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है, ये एक कमेंट बॉक्स में एक बार आप कोई जो चैट सेक्शन है, एक इंडेक्स है जो लेबर ब्यूरो रिलीज़ करता है, आप बताना कि कौन सा वो इंडेक्स है। एक है कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र क्या काम करता है। साथ में ये भी देख लेना कि ये जो बॉडीज़ हैं ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, ठीक है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की ज़रूर बनी रहेगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है ना, जो हमारे 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इनके रिगार्डिंग अगर कोई इंडेक्स आए तो वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कुछ इंडेक्स न्यूज़ में रहा हो तो वो आप देख लेना। साथ में एक चीज़ वो भी देखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग या उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, जैसे कि गरीबी एक चैलेंज हो गया, जो हमारा क्लीन वाटर है वो लोगों के पास नहीं, तो वो एक चैलेंज हो गया। हेल्थ से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं, इनकम से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। तो यहाँ से अगर कुछ चीज़ें निकले हैं, एक ने सही आंसर दिया है, विनीता कुमारी ने, है ना, तो वो आप देख लेना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो आप देख लेना। कुछ रिपोर्ट्स हैं, अब रिपोर्ट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा ही रिलीज़ की जाती है, तो ये देख लेना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है, वो आप बहुत अच्छे से देख लेना। और इनके स्ट्रक्चर भी देखना, आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है। एक बार आया कि रिज़र्व ट्रेंच क्या होता है, किससे रिलेटेड, सिर्फ यही पूछता है कि किसका शायद माइक ऑन है तो ऑफ कर लो, सिर्फ यही पूछता है कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है, बस। अगर अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्लिक करिए कि रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है वो आईएमएफ से रिलेटेड है, उधर सिर्फ ऑप्शन में ये होगा कि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईबी, ऐसे ऑप्शन रहेंगे, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ये एक तरीके से आपके लिए जैकपॉट हो गया, क्योंकि रिलेटिवली इन चीज़ों को जो एस्पिरेंट होंगे वो छोड़ देंगे। अगर आपने इस चीज़ों को कर लिया, अगर आपका एक आध क्वेश्चन भी अगर ऐसा सही हो गया हर एक सब्जेक्ट से, और टोटल 10-12 नंबर का आपको वैसे ही एज मिल गया, तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो जो चीज़ एस्पिरेंट छोड़ के जा रहे हैं वो भी आपको पढ़ना है, तभी तो जाके आप जो है उन 10,000 लोगों से आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है ना। एक हो गया एलपीजी रिफॉर्म के रिगार्डिंग भी, कई बार थीम्स में जो हमारी नेक्स्ट थीम है वो है एलपीजी रिफॉर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इम्पैक्ट क्या है एलपीजी रिफॉर्म का, एलपीजी रिफॉर्म के तहत हमने क्या क्या किया है वो भी पता होना चाहिए। इम्पैक्ट क्या है, फॉरेक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है,
जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो उस पर उसके ऊपर कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कौन कौन से उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जीडीपी बढ़ी है हमारी नो डाउट, जीडीपी स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ है, ठीक है, कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि जो हमारा सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो हमारा इंडस्ट्री है उसका लगभग वैसा ही बना हुआ है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म के, है ना। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से देख लेना। एक और नई थीम आ सकती है इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड। अभी इंडिया ने जो है 2017 में हमने जीएसटी लाए थे, तो जीएसटी के रिगार्डिंग भी पता होना चाहिए। अब जीएसटी में ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से टैक्सेस को इसमें मिला दिया है ना, और क्या है इंडिया का टैक्स कलेक्शन क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। अब ये पूछेगा नई थीम्स जैसे कि क्या जनरेट हो रही है। जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी सेस के रिगार्डिंग बात हो रही है, सेस और सरचार्ज क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग बात हो रही है, न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में रहते ही हैं वो। तो ये चीज़ आप देख लेना। अभी मैंने कार्बन टैक्स के बारे में आपको बताई है, हाईली इम्पोर्टेंट है। जीडीपी के ग्लोबल लेवल पे जीडीपी के क्या ट्रेंड है, अभी मोदी जी ने पता ही है 2030 के आसपास जो है वो इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी की एक तो बेसिक डेफिनेशन, अभी प्रेजेंट में इंडिया का क्या रोल है, किस लेवल पे हमारी जीडीपी है। साथ में ये भी देखना कि पीपीपी क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है, ये आपका एक होमवर्क रहेगा। पीपीपी के हिसाब से हम जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो यहाँ से भी आप देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। अगली थीम है ना, कुछ इकोनॉमी में करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज़ में, वो मैं बता देता हूँ, और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। वो जो है वो भी उसका भी सोर्सेस बताऊंगा मैं आपको, कहाँ से करना पड़ेगा। देखो, करंट के रिगार्डिंग बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग से क्वेश्चन आ चुका है, एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एमसीएलआर, और इस साल आप देख लेना कि एनएफटी के ऊपर इस साल वापस क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में भी काफ़ी न्यूज़ में है, और एनएफटी भी पर्सनैलिटी राइट्स से कुछ लिंक्ड हो जाता है, तो एनएफटी के बारे में वापस क्वेश्चन आ सकता है। नीर और रीर में पूछा गया है, उस साल काफ़ी न्यूज़ में था, इस साल इस पर क्वेश्चन आ सकता है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेना। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होती है, नेगोशिएशन डीलिंग जो NDSOM हमारा प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है, CDSL क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में जो, क्योंकि वो करंट में न्यूज़ में था तो यूपीएससी ने पूछ लिया, तो इस बार आपको भी करंट अफेयर में भी बहुत अच्छा से ध्यान देना होगा। अगली जो थीम आती है, जो कि लास्ट थीम होगी हमारी, वो है कि ट्रेंड्स। ये फेवरेट एरिया है, इसके रिगार्डिंग एक या दो स्टेटमेंट आ सकता है। अब ट्रेंड में भी किस किस का ट्रेंड देखना है। एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो मैंने बता ही दिया कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स का ट्रेंड क्या है, खरीफ का ट्रेंड क्या है, राबी का ट्रेंड क्या है, दोनों में से किसकी ज़्यादा वैल्यू है, प्लस क्या खरीफ प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, या जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला सिनेरियो है उसमें, वो भी देख लेना। ट्रेंड्स हो गया, और ट्रेंड्स में भी देख लेना कि एक तो इंटरनेशनल ट्रेड का क्या ट्रेंड है, जीडीपी का क्या ट्रेंड है, इंडेक्सेस। देखो, इंपॉर्टेंट इंडेक्स वैसे ही इंपॉर्टेंट है, साथ में इंडेक्सेस में इंडिया की जो रैंकिंग का ट्रेंड है ये अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं, इस एरिया को टच नहीं किया है, तो इस एरिया को ये यूपीएससी टच कर सकता है। डिफरेंट, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो अप एंड डाउन है, या कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग है, या कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन का जो इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, टैक्स टू जीडीपी रेशो, इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना। तो ये हो गए अपने सारी पीवाईक्यू थीम्स, और 2024 के लिए कौन कौन सी थीम आ सकती है ये भी अपना कवर हो गया है। एक चीज़ जो 2024 में और आ सकती है वो है, यूपीएससी ने इस पर थोड़ा बहुत कम टच किया है और इस बार काफ़ी न्यूज़ में है, वो है इम्पोर्टेंट कर्व्स। इकोनॉमी में भी डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं, फिलिप्स कर्व, लाफर कर्व, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, लोरेंज कर्व क्या होता है ना। तो इनके बारे में भी आप बेसिक डेफिनेशन देख लेना। कर्व के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन देखना है कि ये किन किन के बीच का होता है, ठीक है।
यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है। तो वेरिएबल और डिपेंडेंट, है ना, तो ये देख लेना कि ये किस किस के बीच का जो कर्व है वो शो होता है। तो ये हो गए आपके स्टार्टिंग के दोनों ही टॉपिक्स। एक बार जो है वो मैं 2024 के लिए हो सकता है कि कुछ मिस कर गया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो एक तो जैसे विंडफॉल टैक्सेस, कार्बन टैक्सेस, इसके बारे में बता ही दिया हूँ। साथ में पेमेंट बैंक्स, इनके बारे में अच्छे से देख लेना। इस बार है ना इंडेक्सेस, बॉडीज़ और रिपोर्ट्स, इनसे एक आध क्वेश्चन बढ़िया से आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने पिछले 3-4 सालों से कोई रिपोर्ट्स नहीं पूछी है, तो मे बी इस बार पूछ ले तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटल मार्केट में सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। और एग्रीकल्चर में एमएसपी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, वो भी एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। तो एमएसपी का इंडिया में क्या है, क्या अदर कंट्रीज़ में भी ऐसे कुछ पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया ले लेना। एमएसपी इस बार हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक रहेगा प्रोडक्शन ऑर्डर। तो ये जो 7-8 चीज़ें हैं ये 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा देखो इकोनॉमी जो है ना, वो एक हम कह सकते हैं करंट ओरिएंटेड भी काफ़ी रहती है। तो करंट अफेयर के लिए आप PT 365, है ना, आप बहुत अच्छे से देख लेना। एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट भी आया है इकोनॉमिक रिव्यू के नाम से, तो भी देखना ही है। आपको लगेगा कि सर आप तो मतलब कुछ भी डबल डबल सोर्सेज करवा रहे हो हमारे, पर यार ये ऐसे सोर्सेज है ना, आप इनको छोड़ नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें जो होगी ना वो PT 365 में कवर हो जाएगी, या हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे में या इकोनॉमिक रिव्यू में वो चीज़ कवर हो जाए। तो वहाँ से एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट जो है वो आ सकता है। तो ऐसे मिला के आपके 4-5 क्वेश्चन जो है वो PT 365 और इकोनॉमिक सर्वे से हो जाते हैं। अभी जो मैंने PY को थीम्स बताई है उसमें से लगभग 10-12 क्वेश्चन इस साल भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। 7-8 क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो अपने कोर एरियाज़ है PYQs के, उसी के आसपास ही घूमेंगे, बस आपको पहचानने की देर है। 7-8 क्वेश्चन वहाँ से निकलेंगे, एक आध क्वेश्चन रिपोर्ट से निकल सकता है, और 2-3 क्वेश्चन PT 365 से आ सकता है, एक आध क्वेश्चन जो है वो अपने इकोनॉमिक सर्वे से आ सकता है। देखो छोड़ के मत जाना, PT 365 भी मत छोड़ना, इकोनॉमिक सर्वे भी मत छोड़ना। टाइम कम हो तो इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा आप छोड़ सकते हो बस, पर मैं फिर भी छोड़ने के तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। टाइम कम हो तो लेकिन आप छोड़ सकते हो, बाकी मत छोड़ना कोई भी। अगर पढ़ने का मौका है तो एक बार तो कम से कम देख ही लेना, वहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो भी अभी मैंने ट्रेंड्स बताए हैं आपको, उनके रिगार्डिंग अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाए तो उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि आप वापस उसी फैक्ट को ही पढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। वरना तो आप पूरा ही हो सके तो इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज करना। इसके अलावा PT 365 है, और ये अपने जो दोनों ही ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा अपना कि कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं। इसमें जो टेस्ट लगेगा वो लगेंगे विजन IAS के, है ना। विजन IAS के आप टेस्ट लगा सकते हो, टेस्ट नंबर 7, टेस्ट नंबर 21 और टेस्ट नंबर 22। तो ये 3 टेस्ट है इकोनॉमी के, वो आप बेसिकली आप इनको लगा सकते हो। और इसको आप बहुत अच्छे से करना। अगर कोई क्वेश्चन इनमें से किसी किसी टेस्ट में 2 बार रिपीट हो जाए तो वो हाईली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ख़ास करके अगर वो करंट ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन है कि एक तरीके से ये मान लो कि ये पेपर ही लीक हो गया है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर ज़्यादा रिपीट हो जाए ना, एक या एक से ज़्यादा बार, है ना, 2 या 3 बार, तो फिर आप समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे कि NFT शायद 2022 में पूछा गया है, और वो विज़न में शायद 2 या 3 बार रिपीट हो गया है। एक अभ्यास में भी दिया था इन्होंने, और एक बार इनके सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट में भी 1 या 2 बार रिवाइज अच्छा खासा हो गया था। एक तो ये क्वेश्चन हुआ था NFT का, एक हुआ था वेब 3.0। ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आ गए। तो देखो जिन्होंने ये पेपर्स अच्छे से लगाए होंगे, और जिन्होंने और तो और ये PT 365 में भी कवर्ड था, तो जिन्होंने ये चीज़ अपनाई होगी डेफिनेटली उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, है ना। तो इसलिए कि कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। और कोई चीज़ अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए पेपर्स में या न्यूज़पेपर्स में काफ़ी बार आ रही हो, जैसे इस बार कार्बन टैक्सेस, विंडफॉल टैक्सेस, है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म क्या है ना, यूरोपियन यूनियन का इससे क्या लिंक है, ये सब चीज़ें देख लेना, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में है। और गलती से अगर एक आध चीज़ फंस गई ना, अपना काम हो जाएगा यहाँ से। तो विजन IAS के टेस्ट बता दिया हूँ मैं, 7, 21 एंड 22। तो ये अपने तीनों ही पिलर ख़त्म हो चुके हैं। और अब आपके जो भी अगर डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो। सर
मेरा डाउट ये है कि हम जब टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो बहुत टाइम लगता है हमको उसमें, हम्म। उसको कैसे हैंडल करें, और लैंग्वेज तो मतलब आता हुआ क्वेश्चन लैंग्वेज के कारण गलत हो जाता है। देखो, सबसे पहले तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को सही तरीके से समझना। क्वेश्चन को अगर सही तरीके से समझ गए ना, आधा सवाल तो आपका वैसे सोल्व हो गया है। क्वेश्चन को सही तरीके से समझो, और लैंग्वेज, जहाँ पे लैंग्वेज क्लिस्ट आ रही है तो वहाँ से आप बाइलिंगुअल मेथड अपना सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम को तो एक बार हिंदी में देख लो, और हिंदी से हो तो एक बार इंग्लिश में देख लो कि इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, तो एक तो आप ये चीज़ फॉलो करो। और दूसरा है कि टेस्ट एनालिसिस में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, कोशिश करो कि 4 से 5 घंटे में रिवीजन हो जाए टेस्ट का। 2 से 3 घंटे में आप पेपर लगा लोगे, 4 से 5 घंटे यानी कि करीब 7 से 8 घंटे में आप जो है वो पूरा पेपर जो है वो पूरा रिवाइज भी कर लोगे और लगा भी लोगे। तो ये चीज़ आप कर लेना, 7 से 8 घंटे में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और दूसरा, जब पेपर आप लगाओगे ना, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे नई नई चीज़ें आपको पता लगेगी और आपका नॉलेज बेस बढ़ता जाएगा, बाद में वो टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। इनिशियल टाइम में तो ये देखो, ये टाइम तो लगेगा, मुझे भी मतलब 9 से 10 घंटे कभी कभार लग जाता था। तो अगर टेस्ट एनालिसिस में टाइम लग रहा तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो मतलब उसको याद करना चाहिए या फिर रीडिंग डालना चाहिए टेस्ट देखो, को? कुछ चीज़ें होगी, कुछ लोग भाग कहते हैं कि यूपीएससी में है ना, रटना नहीं होता, लेकिन भाई रटना होता है। अब एग्रीकल्चर ट्रेंड क्या है, किस क्रॉप का जो है इंडिया की क्या रैंकिंग है, अब इसको रटोगे नहीं तो याद नहीं रखोगे तो क्या मतलब क्या करोगे, कोई कॉन्सेप्ट थोड़े ही है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो ना उनको तो रट लेना। दूसरा, कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, जैसे कि मनी सप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। डिमांड एंड सप्लाई कैसे चीज़ों को लिंक करती है, इन्फ्लेशन को कैसे इम्पैक्ट होता है, किस किस चीज़ से इंपोर्ट बढ़ेगा, किस चीज़ से एक्सपोर्ट घटेगा, किससे हमारा जो है कैपिटल अकाउंट पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए। तो इन कॉन्सेप्ट लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे आप उसका इम्पैक्ट जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू लगा के आप सही आंसर तक पहुंच लोगे। तो आई वुड से कि एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की, और साथ में कुछ फैक्ट याद भी रखना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ों का मिक्सर होगा। ओके। तो जो फैक्ट हो ना उसको याद रखना है, एक बार नहीं, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, बट याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर, दो क्वेश्चंस हैं। सर, हाँ पहला क्वेश्चन ये है कि सर मैं जो पढ़ता हूँ अभी, जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स को रिवाइज करता हूँ, उससे पहले मैं पीवाईक्यू कर लेता हूँ। नोट्स को रिवाइज करने से पहले पीवाईक्यूज देख लिए, फिर अपने नोट्स रिवाइज कर लिए। रिवाइज करने के बाद फिर मॉक लगाता हूँ, फिर मॉक का एनालिसिस करता हूँ। इस तरीके से तो सर मेरे को, मैं जो कर रहा हूँ इसी तरीके से प्रोसेस ही फॉलो करूँ या कुछ चेंज करने की हाँ, जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसे ही करना है, यही प्रोसेस अपनाते रहो। और साथ में ओके एक सर। एक चीज़ ये भी ऐड कर दो कि हर 7 दिन में जब भी जितने भी आपके टेस्ट हो जाएं, है ना, जो भी आपने पढ़ा हो ना, तो वीक में मतलब वीक जो एंडिंग हो ना, वहाँ पे भी आप पूरा रिवाइज कर सको एक बार और सिलेबस को, ताकि वीक में आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा। ये चीज़ और ऐड कर लो बस। ओके सर। सेकंड डे सर मैं मॉक लगा रहा हूँ तो मेरे उसमें सर गलत ज्यादा हो रहे हैं। 30-35 के आसपास गलत हो जाते हैं और 50 के आसपास सही हो रहे हैं मेरे। तो वो मैं कैसे इम्प्रूव करूँ? हाँ, जो गलत क्वेश्चन हो रहा है, सिंपल सा फंडा है कि जो गलत क्वेश्चन हो रहा है वो क्यों गलत हो रहे हैं, इसके बारे में देखो। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो नए कॉन्सेप्ट अगर आपको पता लग रहे हैं, आपने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती नहीं करनी है आपको, वो चीज़ देखो। और किस लिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो चीज़ देखो। मान लो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहे हैं तो कोई नहीं, उसको इम्प्रूव करो। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हो रहा है तो ये थोड़ा डेंजर है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करो, और साथ में क्या, उसका बार बार रिवीजन करो कॉन्सेप्ट्स का, जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो होंगे वो मेमोरी में बैठ जाएंगे आपके। और नेगेटिव कम करो, पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। सिली मिस्टेक को अवॉइड करो, है ना। ये सब चीज़ें हैं। मेनली आपके 35 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप इजीली सही कर सकते थे, क्योंकि हाँ इतना। सर, सिली मिस्टेक की वजह से 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप अवॉइड करो। और ये चीज़ आएगी प्रैक्टिस से, है ना। अब जरूरी नहीं कि मैंने जो 300 अभी मैंने 300 एमसीक्यूज आपको बताए हैं कि पेपर 7, 21 और 22 आप कर लेना। साथ में अगर आपका जो है ये वाली मिस्टेक, सिली मिस्टेक और बढ़ रही है, तो आप एक पेपर और एक्स्ट्रा लगा सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए। समझ रहे हो। सिली मिस्टेक देखो, ओके। पेपर लगाओगे उसी से ही जाएगी, और कोई इसका वो कोई थंब रूल नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि ये चीज़ कर लो ये चीज़ हो जाएगी, नहीं, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस वाली तो गलती है। सिली मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो सिली मिस्टेक्स नहीं होगी आपकी। ओके, थैंक यू। वेलकम।
शायद आई थिंक हो गए सबके डाउट्स क्लियर, मे बी यही डाउट। सर मेरा लास्ट है। बोलो। सर जैसे कि मैं 2025 में अटेम्प्ट दूंगी, और जैसे आपने जब लास्ट सेशन लिया था तब भी मैं यहाँ थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना जो अभी इकोनॉमी है वो स्टार्ट नहीं किया है। तो अच्छा, इकोनॉमी जो है मैं स्टार्टिंग बेसिकली कहाँ से करूँ, और उस बुक को पढ़ने के लिए लगभग मुझे कितना टाइम देना चाहिए? देखो इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह आप पढ़ सकते हो, पर रमेश सिंह के स्थान पर आप है ना वो पढ़ो, अपने जो भी किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसी सर कोच जैसे कि मैं पीडब्ल्यू से पढ़ रही हूँ, तो पीडब्ल्यू में जो सर का नाम सर मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ तो मतलब उनसे मैंने क्लासेस भी लिए हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनके नोट्स भी है मेरे पास, तो मैं हाँ उन्हीं से पढ़ बिल्कुल, सकती हूँ पीडब्ल्यू के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे पढ़ सकते हो ना। तो कोचिंग के क्योंकि और कोई इकोनॉमी का मुझे कुछ लगा ही नहीं, और वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लोकेश हाँ त्रिपाठी नाम है उनका। अच्छा, तो सर देखो अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, और आपको भी पता है कि PYQs के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए ना। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर सर डिस्कशन करते हैं, नो डाउट कि अगर आप PW से पढ़ रहे हो तो कोचिंग तो बढ़िया है ही है, पर वहाँ से आप जो अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उनके नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप मृणाल सर के आप लेक्चर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। सर मैंने ये सुना है कि मृणाल सर के सर सबको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया तो मुझे समझ में नहीं आए। हाँ नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके जो लोकेश सर है ना, आप उनके नोट्स बना लो अच्छे से और उन्हीं को रिवाइज करो। ठीक है, लेकिन सर समथिंग कितना टाइम देना है मुझे इस इकोनॉमी को? क्योंकि देखो इकोनॉमी मेरी बहुत, मैंने हाँ आज तक पढ़ी ही नहीं है नहीं कभी। पढ़ी ना, तो मेरा देखो knowledge 1.5 महीने के आसपास लग जाएगा आपको, है ना। जो डेढ़ महीने जो कोर थीम है वो तो लगभग 1 महीने के आसपास ख़त्म हो जाएगी, पर जो जैसे कि कुछ एसोसिएट थीम्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, है ना, और जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो LPG रिफॉर्म है, LPG रिफॉर्म को हम सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं, है ना, तो LPG रिफॉर्म है, और साथ में रिपोर्ट्स इंडेक्सेस और कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, तो इन ये भी थोड़ा इनको पढ़ने में भी 10-12 दिन लग जाएंगे आपको, तो ये भी आप देख लेना अच्छे से, तो 1.5 महीने के आसपास आपको लग जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं रामेश्वर सर के नोट्स फॉलो करती हूँ, तो उतना सफिशियंट होगा? रामेश्वर सर के वैसे मैंने नोट्स देखे नहीं है, पर अगर ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये चीज़ें अगर उसमें कवर हो तो अच्छा है। हाँ सर, कवर है सभी। हाँ कवर है तो फिर तो देखो कोई डाउट नहीं है, फिर तो बढ़िया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो सेशन को ख़त्म करते हैं। हेलो सर। या किसी को कोई डाउट है अभी भी? हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं भी 2025 में एग्जाम दूंगी, तो मैंने भी इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं की है अभी। मैंने 2-4 लेक्चर देखे थे रिजल्ट में त्रिप सुनील सर के, तो वहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम उसे फॉलो कर सकती हूँ। यार इनके बारे में मुझे इतना नहीं पता है, पर मैं ये कहूँगा कि मतलब हो सकता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, पर आप एक सेफ साइड लेके चलिए, और जो अच्छे टीचर्स हैं ना कोशिश करिए कि आप डायरेक्टली उनसे पढ़ सकें, उनके लेक्चर आपको टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो आप उनसे पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आई थिंक। हाँ सर, वो अनअकैडमी में पढ़ाए हुए हैं वो सर। पढ़ाए हुए हैं, एक बार उनके रिव्यू वगैरह आप देख लेना, अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ देखिए सर, अच्छा समझ में भी आ रहा है मुझे। समझ में आ रहा है, और ये जो चीज़ें जो मैंने बताई वो चीज़ें अगर कवर्ड हो उसमें, है ना, और साथ में कुछ एक्सपेक्ट जो जो लेक्चर डिलीवरी होती है वो भी एक अच्छे मैनर से होनी चाहिए, एक अच्छा उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना, वो अच्छा पढ़ा रहे हो, आपके क्वेश्चंस बन रहे हो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बन रहे हो, फिर तो बढ़िया है। थैंक यू सर। सर एक ऐसा बहुत होता है कि मतलब जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने कोई टॉपिक है उसका थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है वही टॉपिक, पर उससे मतलब जैसे आप देखेंगे सर, हाई कोर्ट रिट्स वो रिट्स देता है सर, मैंडमस और सैटरी और ठीक है ठीक है। प्रोविजन सर, उसकी सर कितनी सारी डेफिनेशंस है, मतलब एक जैसे लक्ष्मीकांत में 4-5 लाइन है बेसिक कि अगर ये होगा तो इसने वो देगा, ठीक है सर, उसमें 4 पॉइंट आ गए सर, उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है उससे है रिलेटेड, जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताओ, कि मतलब PYQs में भी ऐसा कि जैसे गवर्नमेंट एक होनी चाहिए और मतलब ऐसे सर, उसमें बहुत लगता है कि क्या लगाना चाहिए सर। अच्छा
यार फिर तो आप कहीं भी अगर जैसे कि दूसरी डेफिनेशन अगर मिल जाती है ना तो आप नोट कर सकते हो इसको, लक्ष्मीकांत में ही नोट कर लेना है ना, जहाँ जो भी सोर्सेज आप जैसे कि रीट के लिए जो भी आपके नोट्स हो कोचिंग के, तो या तो उसमें लिख सकते हो या लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका मतलब थोड़ा ये भी है, और उसी को थोड़ा इलोबरेट वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट लेकिन लक्ष्मीकांत जितना पढ़ा है ना यार एग्ज़ाम में, उससे बाहर तो मतलब थोड़ा मुश्किल है यार आना ना। अगर उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कुछ आया ना तो लक्ष्मीकांत में उसमें कवर्ड होगा। और सर एक एक चीज और सर, और ऐसा मतलब 4 जैसे एमसीक्यूज में होते हैं 4 पॉइंट है, और सर उसमें ऐसा लगता है कि गैस नहीं लग पाता कि कौन सा लगाए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक भी आइडिया नहीं है, तो उसे करना चाहिए या नहीं करना नहीं चाहिए, करना क्योंकि चाहिए, किसी ऑप्शन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, क्वेश्चन के बारे में भी आपने नहीं सुना है, नहीं करना चाहिए। यही तो तो क्वेश्चन, बट हाँ यही क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं। सर वो बात ठीक है, पर बेसिकली जैसे कट ऑफ जा रहा है, कम से कम 90 तो करने ही चाहिए, मतलब क्योंकि हाँ आप 85 टू 90 रख सकते हो सेफ्टी के लिए, 85 टू 90 बढ़िया वो है। भाई मैंने भी इस बार 86 87 ही किए, ज़्यादा नहीं किए, तो ये मतलब ये एवरेज है कि आप इतने करके आ जाओ, बढ़िया स्कोर आ सकता है आपका। पर सर दोबारा मतलब टाइम नहीं मिल रहा कि तुम क्वेश्चन पे मतलब दोबारा एक बार स्विच कर जाओ, जैसे 2 घंटे का पेपर लगा रहे हैं और कि जैसे सोचो कि ये वाला अभी बाद में देखेंगे एंड में, हाँ क्योंकि देखो, हाँ इसके रिगार्डिंग बात तो देखो, 2 राउंड होंगे आपके, 3 राउंड होना, 3 राउंड 29 20 वाले पेपर में होते थे, 21 22 23, इन पेपर को आप लगा के देख लो, 2 घंटे में विथ OMR शीट भरना और विथ 3 रिवीजन इम्पॉसिबल है भाई, मेरे हिसाब से तो भाई बहुत मुश्किल है। आप है ना, लेकिन 2 राउंड उसमें फिजिबल है आराम से, आप 2 राउंड की प्रैक्टिस करो, 2 राउंड हो जाएंगे आराम से आपके, है ना। और कुछ जिस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप बाद में आके देखोगे, 2 राउंड हो जाएंगे। जो क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं उसके ऊपर शुरू से क्रॉस लगा दो कि हाँ पे ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं है, उस क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस लगा के, और फिर जो क्वेश्चन रिव्यू वाले क्वेश्चन है, जो पहले राउंड के अंदर आप 100% वाले लगा दोगे, साथ में छोड़ने वाले क्वेश्चन भी आप पहले राउंड में लगा लोगे, तो दूसरे राउंड में आप बचे कुछ क्वेश्चन को ही आप वापस से देखोगे, तो ये वाला आप अपनाओ। और जो आपको पता सर है कि जैसे आप हाँ बोल रहे हो कि 100%, सर एक कॉन्फिडेंस 100% वाला नहीं हो पाता है कि जैसे लगाते हैं कि यार ये वाला तो नहीं हो सकता, मतलब आप समझ इजी रहे हो ना सर इजी मैं क्या क्वेश्चन, बोलना चाह रहा हूँ। नहीं जैसे जो इजी क्वेश्चन रहेंगे वो तो यार हाँ वो तो इजी तो रहेगा हो ही ना। जाता है, मतलब ऐसा जैसे करंट अफेयर की लगा रहे हैं सर, तो मतलब जैसे मैंने कल लगाया सर, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार यही होगा, हाँ मतलब देखो बोल रहे हैं कि हाँ ये लगा नहीं, देते हैं, पर एक 100% श्योरिटी की मतलब वो नहीं आ पाता। अच्छा आपका पहला अटेम्प्ट है ना शायद। कंसेप्ट हाँ क्लियर सर, नहीं है, हाँ तो वैसे पहले ऐसी अटेम्प्ट चीजें में यही होती होता है, लोगों को यकीन नहीं आता है कि वो सही कैसे हो सकता है। मैं मान रहा हूँ कि मेरा मतलब हाँ ठीक जाएगा, पर मेरे मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, हाँ यही होगा। हाँ कोई नहीं है, हो जाएगा। वैसे आप देखो, आप तो मेहनत करते रहो यार, प्रैक्टिस करते रहो, है ना, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखिए कि हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ी है, इसका यही आंसर होगा। तो आपने पढ़ा भी तो है, गलत थोड़ी पढ़ सकते हो आप, समझ गलत सकते हो, पढ़ थोड़ी गलत सकते हो। अगर पढ़ी हुई चीज़ आ गई है तो उसको डेफिनेटली आप 100% में कंसिडर करिए, समझ रहे हो। और थोड़ा अपने आप पे बिलीव भी रखिए, ऐसा नहीं होगा। हाँ बोलो पीयूष चतुर्वेदी। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर मैगजीन के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखो PT 365 अभी आप जैसे पढ़ोगे ना, तो वहीं पर ही लिख दो जो लिखना है ना। नए नोट्स बनाने का ना तो टाइम है, और क्या यार आप नोट्स थोड़ी बनाओगे यार, नए नोट्स रहने दो। 25 के लिए अगर अटेम्प्ट दे रहे हो तब आपके पास टाइम हो तो आप बना सकते हो, शॉर्ट में बनाना, वो भी मतलब यूँ नहीं कि एक मैगजीन को कवर करने के चक्कर में दूसरी मैगजीन आपने बना दी खुद की, वैसा मत रखना, शॉर्ट में बनाना। अच्छा सर। हाँ और 5:1 सर का, जैसे कि देखो शॉर्ट में भी 5:1 का आप देख सकते हो, रेशियो देख सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 पेज अगर मैगजीन है तो उसको आप एक पेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, है ना। और जिस जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना, ये 5:1 जो है वो 10:1 में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। अच्छा सर, दृष्टि की हिंदी मीडियम की मैगजीन देखी है सर आपने। हाँ देखिए सर थोड़ी उसकी लैंग्वेज मुझे टफ लगती है, तो क्या यार, विज़न की मैं पढ़ो, सही। विज़न की पढ़ लेना, है ना। ये चीज़ तो पहले भी डिस्कस हो गई है, आप शायद नए हो, बाकी विज़न की पढ़ लेना, मैगजीन अच्छी है उनकी। सर विजन की अच्छा मैगजीन 3 घंटे दे रहा हूँ मैं, तो 3 दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ तो सही सर है।
एक बार कंप्लीट हो गई, अब उसे मतलब फिर से रिवाइज करने के लिए मतलब किस तरीके से देखा जाए? बस उस वापस से जो भी आपने फर्स्ट टाइम जो भी पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया होगा, वो देखो। और प्लस आप कहाँ लैग कर रहे हो वो भी आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे, है ना। और रिवीजन में जैसे कि शुरू की एक बार मैगज़ीन पढ़ोगे तो आपको 10 घंटे लगेगा लगभग, है ना। और फिर बाद में जैसे आप धीरे धीरे मैगज़ीन आप रिवाइज करोगे तो वो वही 3 घंटे, फिर 2 घंटे, 1 घंटे में धीरे धीरे कवर हो जाएगी आराम से। ठीक है, चलो ठीक है यार, अब टाइम सर भी। हाँ बोलो। तो जैसा सर कि जो आप की जो मैगजीन है हम्म। वो 10 घंटे में कवर कर सकते हो सर। इसमें लगभग 200-250 पेजेस होते हैं सर। पूरे मंथ में मैं एक रिवाइज ही कर पाती हूँ ऐसी कौन मुश्किल सी से। मैगज़ीन है 200-250 पेज होते हैं? सर सर दृष्टि की होती है। यार अब ठीक है, आप दृष्टि की कर रहे हो, बट एक बार विजन की ट्राई करना है। यूपीएससी का ही अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो विजन आईएएस की मैगजीन उठाओ, है ना। चाहे हमारे बदायूं में मिलती नहीं है विजन की, दृष्टि की बड़ी मुश्किल से मिली है। अरे यार ऑनलाइन मिलती है विजन की, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है सर, मैं देखती हूँ, अगर उसकी सही लगेगी तो उसी को करूँगी। हाँ एक बार आप ये थी देखो उसकी। और नहीं तो फिर देखो दृष्टि की मैगजीन जो है ना उसकी लैंग्वेज बहुत मतलब आप पढ़ के भी आपको लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा है। दृष्टि में है हम्म। ये कमी है, मैंने भी पढ़ी है मैगजीन, पर उसमें ऐसा है कि आप पढ़ लेते हो फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि अरे यार आपने कुछ पढ़ा भी है नहीं पढ़ा है। इसलिए आप विजन की मैगजीन पढ़ो, क्लियर और क्लियर कट पॉइंट दे रखे हैं उसमें। सर जैसे कि इसमें दृष्टि वाले में बताया जाता है, कोई भी इन्होंने टॉपिक उठाया उसके बाद एक क्वेश्चन दे देते हैं। वैसा ही सर विजन में होता होगा, एक क्वेश्चन दे दिया, अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख के दिखाओ, ऐसा भी कुछ। अरे नहीं यार ऐसा नहीं, एक बार आप देखना हो ना उसको, ठीक है, मैगजीन देखना। ठीक है। ठीक। मेरे अकॉर्डिंग थैंक यू सर। मेरे अकॉर्डिंग डिमांड को फुलफिल करती है विजन आईएएस की मैगजीन। ठीक है, तो मैं उसी की देखती ठीक है ना। और चलो ठीक है, आई होप कि सबके डाउट क्लियर हो गए हो। चलो ठीक है, आप अच्छे रिकॉर्डिंग से। इसकी। ठीक है, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, है ना। हाँ। चलो ठीक है, गुड नाइट सभी को। हूँ। गुड वेलकम नाइट। वेलकम वेलकम।